हेलो बच्चों, आइए आज की क्लास में हम लोग संविधान के भाग 1 और नागरिकता के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से भारतीय संविधान का जो है भाग 1 इसमें जो विधिवत वर्णन किया गया है और जो नागरिकता के बारे में बताया गया है वर्तमान में एवं उसके संशोधन जो हुए हैं उनके बारे में आज हम लोग विधिवत उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलते हैं, सबसे पहले हम लोग अपने भाग 1 में चलते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं संविधान के भाग 1 की, तो भाग 1 का जो वर्णन है अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 के मध्य में किया गया है, जिसमें अगर हम लोग बात करते हैं कि भाग 1 संविधान का एक ऐसा भाग की शुरुआत होती है जहां पर भारत के राज्यों से संबंधित एवं उनके पूरे निर्माण से संबंधित पूरी तथ्यों का वर्णन किया गया है। अगर हम बात करते हैं कि उसके संविधान के अनुच्छेद 1 की अगर हम चर्चा करते हैं, यानी कि जो अनुच्छेद 1 होता है उसमें क्या बताया गया है, साफ साफ यहाँ पर बात करी गई है कि हमारा जो भारत है वो एक राज्यों का संघ है, यानी भारत राज्यों का एक संघ है। वास्तव में अगर हम बात करें भारत का संघीय वर्णन, भारत का संघात्मक जो ढांचा है वो कनाडा से लिया गया है। ये जो संघात्मक ढांचा की प्रक्रिया है ये कहाँ से लाई गई है, ये कनाडा से लाई गई है और बोला गया है कि भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 1 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद अगर 2 की चर्चा करते हैं तो अनुच्छेद 2 में बताया गया है कि हमारे भारत में ये जो हमारे नए राज्य होते हैं उनका प्रवेश एवं उनकी स्थापना अनुच्छेद जो है वो 2 के माध्यम से की जाती है, यानी कि इसका जो अधिकार होता है किसको होता है, संसद को होता है। तो हमारी संसद जो होती है वो नए राज्य का प्रवेश अनुच्छेद 2 के माध्यम से करती है, या फिर उसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो उसकी स्थापना जो है अनुच्छेद 2 के द्वारा की जाती है। फिर बात करेंगे अनुच्छेद अगर हम 3 की चर्चा करते हैं तो यहाँ पर जो अनुच्छेद आपका 3 बनता है, तो इस अनुच्छेद 3 में यहाँ पर उसी अनुच्छेद 2 के अधीन बात करी गई है कि अगर नए राज्य का कोई सीमा परिवर्तन किया जाना है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना है, उसके राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, तो संपूर्ण उसका जो काम होगा वो अनुच्छेद 3 के माध्यम से किया जाएगा। यदि कहीं अगर चर्चा ये की गई कि हमारे राज्य की निर्माण, राज्य का जो निर्माण होता है वो किससे करते हैं, अनुच्छेद 3 के माध्यम से करते हैं, और अनुच्छेद 2 में क्या करते हैं, स्थापना या प्रवेश करते हैं। तो स्थापना या प्रवेश या गठन ये भी कह सकते हैं कि इसका गठन, यानी कि हमारे नए राज्यों का जो गठन किया जाता है वो किस अनुच्छेद से किया जाता है, अनुच्छेद 2 से किया जाता है। नए राज्यों का प्रवेश किस अनुच्छेद से किया जाता है, तो अनुच्छेद 2 से किया जाता है। नए राज्यों की स्थापना अनुच्छेद 2 से की जाती है। तो जिस तरीके से हमने देखा कि हमारे संसद में ये जो प्रवेश, स्थापना या गठन का काम किया जाता है अनुच्छेद 2 से किया जाता है, मगर यदि किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, अगर उसके नाम में परिवर्तन करना है या फिर राज्य का निर्माण करना है, तो ऐसी परिस्थिति में अनुच्छेद 3 से काम किया जाता है। और ये कार्य करने का अधिकार किसको होता है, तो आंसर संसद को होता है। फिर देखते हैं हम लोग अनुच्छेद जो है आपका जो 4 आता है, जिसे अनुच्छेद 4 कहते हैं। तो अनुच्छेद 4 में साफ साफ बात बोली गई है कि जो भारतीय संविधान आपका है, तो भारत का जो संविधान है उस संविधान में एक अनुसूची आती है जिसे हम लोग अनुसूची 1 बोलते हैं और दूसरी अनुसूची 4 बोलते हैं। यानी कि हमारी अनुसूची 1 और जो 4 होती है, इन अनुसूचियों से संबंधित कानूनी उपबंध का जो वर्णन है उनका संबंध सीधे अनुच्छेद जो होते हैं वो 2 और 3 के कानूनी उपबंधों का वर्णन करता है। तो पहले यहाँ समझ लीजिएगा आप लोग, उसके बाद तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि अनुसूची 1 की बात की जा रही है, यानी कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 4 होता है उसमें अनुसूची 1 और अनुसूची 4 के जो कानूनी उपबंध हैं से संबंधित अनुच्छेद 2 और 3 के यहाँ उपबंध बताए गए हैं, उनकी व्याख्यात्मक वर्णन किया गया है, उनके बारे में कानून निर्माण की प्रक्रिया बताई गई है। तो यहाँ समझिएगा अनुसूची 1 जो होती है संविधान की उसमें क्या वर्णित है, तो अनुसूची 1 में संघ व उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। भारत का संघ यानी भारत का जो संघ है एवं उसके जो राज्य हैं उनके बारे का वर्णन, उनके क्षेत्र का वर्णन किया गया है। और अनुसूची अगर 4 की बात करते हैं तो अनुसूची 4 में भारत के
जो राज्यसभा है उसकी सीटें आपने पढ़ी, उसकी सीटें होती हैं 250 सीटें, और जो 250 सीटें राज्यसभा की होती हैं, इन सीटों की अगर हम चर्चा करते हैं तो इनका विधिवत वर्णन भारत के 28 राज्यों जो राज्यों में किया गया है। तो इसको ये कह सकते हैं कि राज्यसभा की सीटों का बंटवारा कौन सी अनुसूची से संबंधित है, तो अनुसूची 4 से संबंधित है। तो यहाँ पर अगर हम चर्चा आगे करते हैं कि ये जो हमारी अनुसूची होती है जिसे हम 2 बोलते हैं और 4 बोलते हैं, तो प्रश्न अनुच्छेद यहाँ पर अगर चर्चा की जाए तो जो अनुच्छेद होता है ये आंसर अनुसूची के लिए है। तो अनुसूची जो बनती है वो क्या बनती है, 1 और यहाँ पर जो है 4। क्योंकि अगर आप समझते हैं जैसे कि अभी आपने देखा कि अनुसूची जो आपकी बनेगी वो 1 और 4 की होती है। तो जो किससे अनुच्छेद से संबंध रखती है, जो अनुच्छेद 2 और 3 से संबंधित होती है। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, अनुसूची आपकी 1 और अनुसूची 4 के उपबंध के लिए अनुच्छेद 2 और 3 की गतिविधियों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। मगर यहाँ पर जानना ये जरूरी है कि ये जो अनुसूची जो आपकी होती है 1 और 4, इनके बारे में जब अपने भारत के संविधान में इनका वर्णन किया गया, क्योंकि अनुच्छेद 1 में भारत के संघ के राज्य का वर्णन किया गया है, 2 में नए राज्य की स्थापना एवं प्रवेश एवं गठन का वर्णन किया गया है, 3 से नए राज्य की जो है निर्माण किया जाता है, उसका सीमा परिवर्तन किया जाता है एवं उसका जो है स्थापना की जाती है। तो अब प्रश्न यहाँ पर एक प्रश्न जो बनना है, जैसे कि अभी यहाँ पर देखा गया कि अनुच्छेद जो आपका आता है 2 और 3, अनुच्छेद 2 और 3 की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर जो बात करी गई है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत दोनों को समाहित किया गया है, किसमें, अनुच्छेद 4 में, और ये बताया गया है कि हमारे वो राज्य जो बाद में आते गए उनको जोड़ा गया। तो सबसे पहले अगर हम चर्चा करें कि अपने भारत में जो 12वां संविधान संशोधन हुआ था ये 1962 में किया गया। तो 12वां संविधान संशोधन 1962 में किया गया। तो 1962 में जो हमारे राज्य जुड़े भारत में, भारत के संघ में जुड़े, तो उनके बारे में उनको वर्णित किया गया। जैसे अगर हम चर्चा करते हैं कि अपने भारत में पुर्तगालियों के द्वारा अगर बात की जाए, जिसे पुर्तगाली कहते हैं, तो ये जो पुर्तगाली थे, ये पुर्तगाली कब जुड़े हुए थे, यानी कि पुर्तगालियों ने गोवा को कब छोड़ा था, तो यहाँ बात करेंगे 1961 में जो हमारे पुर्तगाली थे वो गोवा छोड़ करके, यानी गोवा को भारत को सौंप करके चले गए थे। तो जब गोवा को छोड़कर चले गए तो गोवा क्या था, गोवा पुर्तगालियों का था, हमारे राज्य पुनर्गठन पहले से हो चुके थे। तो प्रश्न आता है कि गोवा को क्या किया जाए, तो गोवा को भारतीय संघ में मिला दिया गया, यानी कि भारत के संघ में इसको जोड़ दिया गया था। किस संशोधन से जोड़ा गया था, 12वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, तो 1962 में जोड़ा गया था, क्योंकि गोवा 1961 में पुर्तगाली भारत को सौंप कर गए थे। तो यहाँ पर इस प्रश्न को भी आपको समझ के रखना है कि ये जो आपका संघ है अनुच्छेद 4, तो प्रश्न आता है कि जो आपका भाग बनता है जिसे हम लोग भाग 1 कहते हैं, तो भाग 1 में बहुत ही नॉर्मल सूक्ष्म वर्णन किया गया है, क्योंकि अनुच्छेद 1 और 2 और 3 और 4 इनके बारे में उपबंध बताए गए हैं। और अगर आप 4 अनुच्छेद को याद करना चाहते हैं, यानी अनुच्छेद 4, तो बहुत ही आसानी के साथ आप कोई भी व्याख्यात्मक वर्ड यूज न करें। आप ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 2 और 3 से संबंधित जो कानून होते हैं उनके बनाने का अधिकार हमारे एवं नए राज्यों के जो हमें क्षेत्र प्राप्त होंगे उनको गठित करने का, यानी भारतीय संघ में मिलाने का अधिकार यहाँ पर दिया गया है, या उनके बारे के जो भी कानून होते हैं उनके निर्माण करने का अधिकार संसद को दिया गया है। ये अनुच्छेद 4 में बताया गया है, यानी अनुच्छेद 2 और 3 के बारे के उपबंध बताए गए हैं। तो चलते हैं अगले टॉपिक पर चलते हैं और आ जाते हैं अपने भारत के संविधान का जो भाग 2 है। तो अगर भाग 2 की चर्चा करते हैं तो भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है, और नागरिकता का ये जो प्रावधान है किस देश से लिया गया है, तो आंसर आपको याद करना होगा, ये इंग्लैंड से लिया गया है। तो बिल्कुल ध्यान रखना है कहाँ से लाया गया है, इंग्लैंड से। तो प्रश्न है कि नागरिकता का प्रावधान कहाँ से किया गया है, इंग्लैंड से किया गया है। फिर प्रश्न यहाँ पर बनता है कि भारत में नागरिकता का प्रावधान किस भाग में किया गया है, तो आंसर भाग 2 में किया गया है। अगला प्रश्न आपका बनेगा कि भारत के संविधान में भाग 2 में जो नागरिकता का वर्णन किया गया है यह किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद के बीच में इसका वर्णन किया गया है, तो उसका भी जवाब आपको करना होगा, यानी कि 5 से लेकर के 11 के बीच, क्योंकि अनुच्छेद जो 4 होता है वो संघ वर्णन का होता है, भाग 1 का है,
और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 5 से होती है। तो अब हम 5 से लेकर के 11 के बीच में जो हम पढ़ते हैं वो क्या है? भारतीय नागरिकता के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर बनता है कि भारत में जो नागरिकता ली गई है वो एक प्रकार की, किस प्रकार की नागरिकता ली गई थी? इकहरी नागरिकता ली गई थी। परंतु अगर हम कुछ पहले की चर्चा करें, 2019 के पहले की चर्चा करते हैं, तो यहाँ पर 2019 में क्या था? इसके पहले क्या था कि भारत में जम्मू कश्मीर के नागरिकों की दोहरी नागरिकता थी, शेष भारत के नागरिकों की इकहरी नागरिकता थी। मगर अब हम लोग ध्यान रखेंगे कि 2019 के बाद, संशोधन के बाद, धारा 370 और 35A के हटाने के बाद अगर वर्तमान की चर्चा करते हैं, तो अगर संविधान संशोधन की भी चर्चा करें, क्योंकि हमारे संविधान संशोधन के माध्यम से संपूर्ण विश्व में जितने भी देश हैं उनमें से सभी देशों के नागरिकों को लेकर के अपने भारत की नागरिकता दोहरी कर दी गई है। केवल 3 देश हटा देने हैं यहाँ पर, यानी कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनके बारे के लोगों को केवल हटाना है, बाकी छोड़ देना है। अब तो सबसे पहले यहाँ समझते हैं कि भारत के संविधान के आधार पर, अपने संविधान में जो नागरिकता का प्रावधान किया गया है वो किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। तो पहले याद कर लेना है। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान की नागरिकता के कौन से अधिनियम के माध्यम से भारत के नागरिकों को नागरिकता प्राप्त होती है? तो आंसर आता है भारत सरकार नागरिकता अधिनियम 1955, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1955 जो आपका आया था वो नागरिकता से संबंधित था, और नागरिकता से संबंधित के आधार पर अपने नागरिकों को, भारत के किसी भी नागरिक को कई प्रकार से नागरिकताएं प्राप्त होती थी तथा कई प्रकार से नागरिकताएं छीनी जा सकती थी। तो अगर हम लोग समझते हैं कि जिसे नागरिकता अधिनियम 1955 कहते हैं, तो नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती थी, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो 5 प्रकार से, यानी कि कितने प्रकार से? ध्यान रखना है, 5 प्रकार से नागरिकता हमें प्राप्त होती थी। उनमें से कह सबसे पहले जन्म से, दूसरा वंशानुगत, तीसरा पंजीकरण, और चौथे नंबर पे देशीकरण, और 5वें नंबर पे भूमि अर्जन। यानी कि अगर हम भूमि अर्जन की बात करते हैं या फिर हम जन्म से बात करते हैं, तो सबसे पहले आप इनको सूक्ष्म तरीके से समझ लीजिएगा, बिल्कुल सरल शब्दों में, कि ये सभी प्रकार की जो नागरिकताएं हैं ये प्रकार से प्राप्त होता है। क्या होता है? से प्राप्त होती हैं। अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारत का जो नागरिक होगा वो इतने प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकता है। मगर सबसे पहला प्रश्न बनता है, अगर हम लोग देखते हैं जन्म से, तो जन्म से का मतलब होता है कोई भी नागरिक जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद जन्मा हुआ है तो उसको स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। दूसरी बात यहाँ पर करी जाती है वंशानुगत, यानी कि कहने का मतलब है कि 26 जनवरी 1950 को यदि उसके माता पिता भारत के निवासी रहे हैं तो उनका बच्चा अगर जन्म लेता है तो वो अपने माता पिता की नागरिकता के आधार पर ऑटोमेटिक स्वतः वो बच्चा जो होगा वो भारत का नागरिक होगा। अगली बात करी जाती है पंजीकरण के माध्यम से। यदि कोई विदेशी महिला भारतीय पुरुष के साथ विवाह करती है तो कुछ ही समय बाद जो है पंजीकरण करा करके उस महिला को नागरिकता भारत में प्रदत्त की जा सकती है। अगला देशीकरण की बात करेंगे, तो देशीकरण का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी विदेशी नागरिक है वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो सबसे पहले भारत में 6 महीने जो है रुक कर अपना नागरिकता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसके बाद उसको कितने दिन रहना है? 5 वर्ष आपको रहना पड़ेगा। तो नागरिकता देशीकरण के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। यानी कि अगर वो अमेरिका का है, भारत का नागरिक बनना चाहता है तो बिल्कुल वेलकम, यानी कि वो भारत का नागरिक बन सकता है। तो वो कौन सी विधि है? देशीकरण। अगर बात करते हैं भूमि अर्जन की, तो भूमि अर्जन में क्या आता है? भूमि अर्जन में आता है यदि भारत अपने किसी भी पड़ोसी देश या कोई भूखंड का हिस्सा अपनी भारतीय सीमाओं में मिलाती है, अपने भारत के संघ में मिलाती है, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा भाग एक में जैसे अभी गोवा की चर्चा की गई, तो अभी तुरंत गोवा की चर्चा की गई कि 12वां संविधान संशोधन 1962 जो भारत में किया गया, संविधान में किया गया, इसके माध्यम से अपने संविधान में गोवा जो था वो पुर्तगालियों के द्वारा 1961 में छोड़ा गया था। जब वो गोवा को छोड़ के गए थे तो वो भारत का हिस्सा नहीं था 1961 में। तो सबसे पहले यहाँ पर संशोधन हुआ और संशोधन करके क्या किया गया, यानी कि 12वां संविधान संशोधन हुआ और वर्ष 1962 में गोवा को भारतीय संघ में मिलाया गया। तो गोवा कब मिलाया गया? गोवा मिलाया गया 1962 में। मगर यदि हम बात करें कि गोवा को राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो बिल्कुल याद कर लेना है
1962 में इसे भारत के संघ में डाला गया, मगर गोवा को भारत का 25वां राज्य 1987 में बनाया गया। यानी कि पुनर्गठन के आधार पर गोवा को कब राज्य के रूप में परिभाषित किया गया है, तो 1987 में क्रम संख्या का कौन सा राज्य बताया गया है, बिल्कुल याद कर लें, यानी कि इसे भारत का 25वां राज्य बताया गया है। तो उस तरीके से जो हमारे गोवा के लोग थे वो पुर्तगाली के कब्जे के थे या पुर्तगाल के अंडर में थे, मगर अब वो किसके हो चुके हैं, भारत के। तो ऐसी किसी भी परिस्थिति को हम क्या कहते हैं, भूमि अर्जन। यानी कि एक छोटा सा उदाहरण है, अगर अपना भारत बांग्लादेश के लोगों को अपने में मिला लेता है या बांग्लादेश अपने भारत में अपना विलय कर देता है, तो सारे के सारे बांग्लादेशी ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, भारतीय नागरिक हो जाएंगे। ऐसी परिस्थिति को भूमि अर्जन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि एक छोटी सी अगर हम बात करें कि जिस तरीके से अभी हम 5 प्रकार से नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं अधिनियम के अंतर्गत 1955, तो कई प्रकार से नागरिकता छीनी भी जाती हैं। यानी कि वो भी आप समझ लीजिएगा, इसी पार्ट में क्वेश्चन बनता है कि भारत सरकार अधिनियम 1955 या नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर अगर 5 प्रकार से नागरिकता प्रदान की जाती है, तो यहाँ पर कई प्रकार होते हैं जो नागरिकता छीने भी जा सकते हैं। पहला यहाँ प्रश्न बनता है कि अगर हम किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेंगे तो हमारी नागरिकता छीनी जा सकती है। अगर कोई भी व्यक्ति पागल या दिवालिया हो जाता है तो उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। यदि कोई साधु या सन्यासी या संत बन जाता है, फकीर बन जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। या फिर वो अत्यधिक पागल या दिवालिया यानी आर्थिक रूप से पूर्ण रूप से दिवालिया हो जाता है तो भी उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। ये परिस्थितियां बनती हैं किसी भी व्यक्ति की नागरिकता के छीने जाने के। तो अब यहाँ पर हम लोग पहले ध्यान देते हैं कि सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि हमारे नागरिकता अधिनियम 1955 में सबसे पहला संशोधन कब हुआ था, तो पहला संशोधन हुआ था 1985। क्वेश्चन आपका बनता है कि भारतीय नागरिकता जो है संविधान संशोधन 1955 जो हुआ था वो किसमें हुआ था, 1985 से हुआ। और 1985 के बाद अगर हम मुख्यतः बात करते हैं तो सबसे पहले संशोधन 92 हुआ, और 92 की बात अगर चर्चा करते हैं तो 2005 का जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है उसके अंतर्गत अपने भारत में नई बात क्या जोड़ी गई, बिल्कुल विशेष बात है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005, बिल्कुल समझिएगा, जो कि नागरिकता अधिनियम 1955 है उसमें सबसे पहला संशोधन कब किया गया है, तो 1985 में भारत का प्रथम नागरिकता संशोधन अधिनियम माना जाता है। और दूसरा प्रश्न बनता है कि 2005 में जो हमारा संशोधन किया गया नागरिकता अधिनियम में, तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर देखेंगे कि 2 देश, यानी कि यहाँ पर भारत के जो 2 पड़ोसी देश हैं, उन 2 पड़ोसी देशों में अगर हम बात करें पाकिस्तान की और बात करते हैं बांग्लादेश की, तो इन दोनों देशों को केवल छोड़ा गया है। यानी कि प्रश्न बनता है कि 2005 के नागरिकता संशोधन विधेयक के अंतर्गत केवल 2 देशों को छोड़ा गया है, एक पाकिस्तान को और दूसरे बांग्लादेश को। यानी कि सीधी सी बात, पाकिस्तान को छोड़ा गया है। पाकिस्तान क्यों, क्योंकि बांग्लादेश का नाम है पूर्वी पाकिस्तान और पाकिस्तान जो है वो पश्चिमी पाकिस्तान। क्योंकि 1947 के बंटवारे के हिसाब से लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर अपने भारत तथा पाकिस्तान 2 नामों से पृथककरण 2 राष्ट्रों का हुआ था। तो उनके अंतर्गत अगर हम चर्चा करते हैं कि 2 राष्ट्रों का जो उदय हुआ था, उस आधार पर वास्तव में देखा जाए तो केवल एक ही देश है। मगर वर्तमान की परिस्थिति के अनुसार 1971 के अनुसार जो विभाजन हुआ था पाकिस्तान का, उस पाकिस्तान का विभाजन 2 पार्टों में हो गया। एक का नाम पूर्वी पाकिस्तान, एक का नाम पश्चिमी पाकिस्तान, और जिसे पूर्वी पाकिस्तान को हम बांग्लादेश कहते हैं। तो वर्तमान में फिर से समझ लीजिएगा कि अधिनियम 1905 जो रहा है नागरिकता अधिनियम, उसके अंतर्गत अपने भारत में पाकिस्तान और केवल बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़ करके बाकी पूरे विश्व के किसी भी नागरिक को वर्तमान में अब दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। यानी कि अब वर्तमान में भारत का कोई भी नागरिक जो होगा वो विश्व में केवल पाकिस्तान अफगानिस्तान को छोड़ दिया जाए, विश्व में कहीं किसी भी देश 2 देशों का नागरिक हो सकता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन। यह संशोधन कब हुआ है, ये 2005 से संबंधित है और ये वर्तमान में वेरी मोस्ट में कहा जाए। दूसरे की अगर बात करते हैं
जो नागरिकता का संशोधन अधिनियम 2019 है, यानी कि 2019 है, इसके अंतर्गत अपने संविधान की नागरिकता के प्रावधान में क्या बदलाव किए गए हैं, तो उनके साथ आप समझ लीजिएगा कि इन जगहों पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 देश हटाए गए हैं। प्रश्न क्या बनता है, नागरिकता अधिनियम 2019 के अंतर्गत अपने भारत में केवल कितने देशों को छोड़ा गया है, 3 देशों को। अब 3 कौन कौन से देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान 3 देशों को छोड़ करके इनके जो मुस्लिम लोग हैं, यानी कि भारत में 3 देशों के जो मुस्लिम हैं, नंबर 1 पाकिस्तान के मुस्लिम, नंबर 2 बांग्लादेश के मुस्लिम और नंबर 3 अफगानिस्तान के मुस्लिम। 3 देशों के मुस्लिमों को छोड़ करके कोई भी देश का अगर शरणार्थी भारत में आता है तो उसे शरणार्थी के रूप में, नागरिकता के रूप में उसे नागरिकता प्रदत्त कर दी जाएगी, मगर किसको छोड़ करके, 3 देशों के नागरिकों को छोड़ करके प्रदत्त की जाएगी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। यहां पर बता दिया गया है अधिनियम 1919 जो आपका 2019 आता है, इसके अंतर्गत बता दिया गया है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश का जो भी मुस्लिम भारत आएगा वो अवैध रूप से भारत आया हुआ है, या फिर भारत आया है तो उसके पास 1947 के पहले या 26 जनवरी 1950 के समय में आवर्जन किए हुए प्रमाण या उनका कोई भी डेटा जो भारत में उनके होने का प्रमाण या नागरिकता होने का प्रमाण देता है हो, तो वो भारत का नागरिक होगा। अन्यथा इन 3 देशों के जो नागरिक होंगे शरणार्थी के रूप में चोरी छिपे सीमाओं को पार करके भारत आए होंगे, उनको भारत सरकार नागरिकता से वंचित करती है। तो यहाँ पर समझना है, वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन से देशों के नागरिकों को नागरिकता से वंचित किया जाएगा, उनके शरणार्थियों को वंचित किया जाएगा। तो यहाँ पर है 3 देश, मगर उसके पहले 2005 के संशोधन से क्या किया गया, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ करके सभी देश के प्रत्येक नागरिक को 2-2 देशों की नागरिकता प्राप्त होगी। ये बात यहाँ पर संशोधन में तय की गई है। अगर हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं, सबसे पहले अगर हम जिस तरीके से अपने संविधान के अनुच्छेदों की अगर चर्चा करें इनके बाद, तो सबसे पहला अनुच्छेद आपका कौन सा बनता है, सबसे पहले अनुच्छेद आपका 5 बनता है। तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है, अनुच्छेद 5 कहता है कि आपकी जो अपनी नागरिकता है वो आपकी नागरिकता माता पिता के आधार पर आपको प्रदत्त हो जाएगी। यानी कि अनुच्छेद 5 में बताया गया है कि जो आपके माता पिता हैं उनके आधार पर अगर वो माता पिता भारत के निवासी हैं या नागरिक हैं तो आपकी नागरिकता भारत की नागरिकता होगी। दूसरे में क्या बोला गया है, 6 अनुच्छेद में क्या कहा गया है, यानी कि यदि आप कहीं 26 जनवरी 1950 से भारत के यानी भारत में हैं तो आप भारत के नागरिक होंगे। यानी कि अगर इस समय आप यहाँ पर आ गए थे तो वो भारत के नागरिक होंगे। मगर यहाँ अनुच्छेद जो आपका 7 बनता है, 7 में क्या कहा गया है कि यदि कहीं स्वतंत्रता का समय बताया गया है 1947 के बाद पाक से यदि आए हैं तो फिर आप भारत के नागरिक होंगे। अगले में बताया गया है अनुच्छेद जो आपका 8 होता है, बताया गया है कि यदि अधिनियम 1935 के अंतर्गत आप रजिस्टर्ड हैं, सीधी सी बात है, भारत सरकार अधिनियम 1935 जिसके माध्यम से भारत का शासन संचालित किया जाता रहा, अगर आप उसमें रजिस्टर्ड हैं या उसके अधीन हैं तो फिर आप भारत के नागरिक होंगे। तो यदि अगर हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद 5 से लेकर के 8 के बीच में किसकी व्यवस्था की गई है, तो प्रश्न यहां पर बनता है 5 से 8 के बीच में नागरिकता की व्याख्या की गई है या फिर उनकी व्यवस्था के बारे में बताया गया है कि जो भारत की नागरिकता है उसकी व्यवस्था क्या है, उसके बारे में जो बताया गया है वो क्या है। तो प्रश्न बनता है अनुच्छेद 5 में कि यदि माता पिता भारतीय हैं तो 100% बच्चा भारतीय होगा। दूसरे में बताए हैं 6 में कि 26 जनवरी 1950 से अगर वो भारत में है तो भारत का नागरिक होगा। अगला क्वेश्चन यदि बताए हैं कि 7 नंबर अनुच्छेद पर अगर आप ध्यान देते हैं तो यदि 1947 के बाद वो पाकिस्तान से भारत आए हैं तो उनको मान लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन बताए हैं 8 में क्या बताते हैं, अनुच्छेद जो 8 होता है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत अगर कहीं आप रजिस्टर्ड हैं तो आप भारत के नागरिक होंगे। मगर यदि हम बात करते हैं जो अनुच्छेद 9, 10, 11 होता है उसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान होते हैं। तो क्या क्या प्रावधान होते हैं, तो यहाँ पर आप समझिएगा, ये जो आपका अनुच्छेद होता है 9, अनुच्छेद 9 में कहा जाता है यदि कहीं आप
किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हो तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त की जा सकती है। यानी कि भारत का कोई नागरिक अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो इस परिस्थिति में भारत की नागरिकता में जो है कहीं ना कहीं आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। अनुच्छेद 10 में क्या बताया गया है तो बिल्कुल जान लीजिएगा। अनुच्छेद 10 में बताया गया है कि यदि कहीं कोई भी नागरिक भारत का है, अगर वो संविधान का किसी प्रकार के कानून का उल्लंघन नहीं करता है तो उसकी नागरिकता छीनी नहीं जा सकती है। यानी कि प्रश्न बनता है कि अनुच्छेद 10, यदि कोई भारत का नागरिक संविधान के किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करता है तो उसकी नागरिकता छीनी नहीं जा सकती है। अगर हम अनुच्छेद 11 की चर्चा करते हैं तो अनुच्छेद 11 में बताया गया है कि यदि हमारी संसद चाहेगी तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 10 तक के जितने भी कानून होंगे उनका निर्माण करने का अधिकार रखती है। यानी कि नागरिकता संबंधी, इसको शॉर्टकट में कह सकते हो, छोटी भाषा में कह सकते हो कि यदि कहीं हमारा संसद जो है अनुच्छेद 11 के माध्यम से नागरिकता संबंधी जितने कानून हैं उनका निर्माण करने का अधिकार रखता है। तो जिस तरीके से अभी हम लोगों ने देखा कि भारत के संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 के मध्य, फिर उसके बाद नागरिकता 5 से लेकर के 11 तक वर्णित रही। तो अपने भारत में नागरिकता जो प्रदान होती रही सबसे पहले किस अधिनियम से, अधिनियम 1955 के माध्यम से। कितने प्रकार से, तो 5 प्रकार से। उसके बाद हम लोगों ने जिस तरीके से समझा कि इनको यहाँ पर वर्तमान में समझना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे भारत में जो नए संशोधन हुए हैं उनमें 2005 के अंतर्गत 2 देशों को छोड़ करके बाकी सभी देशों के नागरिकों को दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। जबकि अपना संविधान जब बनकर तैयार हुआ था तो एकहरी नागरिकता का प्रावधान था, मगर हमारे देश की एकहरी नागरिकता को दोहरी नागरिकता में कब बदल दिया गया तो आपको ध्यान रखना है 2005 में। मगर एक बात और तय की गई, ये जो हमारा एनआरसी अधिनियम रहा है उसके अंतर्गत जो बदलाव किए गए थे उनमें क्या तय किया गया, 2019 में ये तय कर लिया गया कि विश्व के जो हमारे 3 पड़ोसी देश हैं, जैसे हम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की चर्चा करते हैं, अगर इन देश का कोई भी मुस्लिम सीमाओं को अवैध रूप से पार करके भारत की सीमा के अंदर आ जाता है तो उसे शरणार्थी तो घोषित किया जाएगा, परंतु उसे भारत की नागरिकता प्रदत्त नहीं की जाएगी, उसे अवैध माना जाएगा। मगर यदि किसी अन्य देश का मुस्लिम भारत आता है तो उसे शरणार्थी की जो है मान्यता दे दी जाएगी। हाँ, इन देशों के नागरिकों को नागरिकता तब दी जाएगी या तो 1947 के आधार पर अपनी नागरिकता प्रदत्त कर सकते हैं ये मुस्लिम वर्ग के लोग, या तो अधिनियम 1935 के अंतर्गत वो रजिस्टर्ड हैं तो इनको नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। परंतु यदि वो बिना किसी प्रमाण के भारतीय सीमाओं को अवैध रूप से पार करके भारत आते हैं तो इस परिस्थिति में इन 3 देशों के नागरिकों को भारत की नागरिकता से वंचित किया जाएगा और इन्हें अवैध घोषित किया गया।